हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है हिस्ट्री का तो उसे जाकर देखिए। पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद हमारा 1.2 टॉपिक था मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद 1.3 टॉपिक था हमारा डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। नाउ टुडे इज अवर 4.1 टॉपिक नोटेबल स्कॉलर्स। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ हिस्टोरियोग्राफी। लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। तो देखिए बता रहा है कि बहुत सारे हिस्टोरियन थे, बहुत सारे नोटेबल स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्या किया, हिस्टोरियोग्राफी लिखने में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो चलिए कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में हम जानते हैं। तो हमारे सबसे पहले स्कॉलर्स हैं जिनका नाम है रेनी डिस्कार्टिस। इनका बर्थ ईयर है 1596 एंड इनका डेथ ईयर है 1615। नाउ रेनी डिस्कार्टिस वाज अ foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them। देखिए रेनी डिस्कार्टिस का क्या कहना था, यहाँ पर इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना और वेरीफाइंग का मतलब होता है सत्यापन करना। तो बता रहा है कि रेनी डिस्कार्टे का मेन उद्देश्य, मेन मकसद और इनके हिसाब से जो लिखी जाती थी हिस्ट्री, ये ज्यादातर उस पर जोर देते थे जिस डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता था, उसी पर ये ज्यादा जोर देते थे। आगे देखिए पढ़ते हैं इनका क्या कहना था। Among the rules given by him his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research: never to accept anything for truth till all ground of doubt are excluded। अब इनका मानना ये था कि जब तक आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करें तब तक उस पर भरोसा न करें। उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। इनकी ये जो बुक थी, ये बुक कहती है नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रूथ टिल और ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। इनकी बुक कहती है कि जब तक आप पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक के ट्रूथ को ना जान जाओ तब तक उस पर विश्वास मत करो। ऐसा किसका कहना था? रेनी डिस्कार्टिस का कहना था। नाउ आवर नेक्स्ट स्कॉलर इज वोल्टेयर। वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम इज फ्रैंकोइस मैरी एरुएट। ही वॉज अ फ्रेंच। इनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस मैरी एरुएट और ये कहाँ के थे? फ्रांस की थी। He opened that along with the objective truth and chronology of the historical event, consider social, tradition, trade, economy, agriculture, etc. was also equal important in historiography। इनका कहना था कि हिस्टोरियोग्राफी जो है वो कालक्रम में होनी चाहिए और साथ ही साथ हिस्टोरियोग्राफी में हर एक चीज को बराबर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हर एक चीज का मतलब है सामाजिक लाइफ हो, चाहे सामाजिक परंपरा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे एग्रीकल्चर खेती हो, सबको बराबर इम्पोर्टेंस देना चाहिए था। ऐसा किसका कहना था? वोल्टेयर का कहना था। इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम हिस्ट्री राइटिंग। इनका कहना था कि मानव से जुड़े जितने भी पहलू हैं वो सब लिखना जरूरी है हिस्ट्री में। Thus, it is said that Voltaire was a founder of a modern historiography। और इन्हीं सब कारणों की वजह से वॉलंटियर को क्या कहा जाता है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फादर कहा जाता है या फाउंडर कहा जाता है। Now, our next topic is George William Friedrich Hegel। His birth year is 1770 and his death year is 1831। Hegel was a German philosopher। Hegel जो थे वो क्या थे? जर्मन फिलोसफर थे, जर्मन के थे। He insisted that the historical relatives should be present in a logical manner। To him, the timeline of a historical event was indicated to progress। He also thought that a presentation of a history is bound to change over time as a new evidence would come forth। With Hegel philosophy, many scholars were convenient that historical method were not be lesser quality through that they different from a scientific method। The collection of his lecture are articles is published in his book Entire Encyclopedia of the Philosophical Science। His book Reason in History is well known। चलिए देखते हैं अब हम हेगल का क्या कहना था। तो हेगल ने क्या कहा कि हेगल को हम
हेगल ने कहा कि हम हिस्ट्री को लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और हिस्ट्री लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट होनी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री की जो टाइम लाइन होती है वो क्या करती है, हिस्ट्री की प्रोग्रेस को दिखाती है। और साथ ही साथ इनका क्या कहना था कि हिस्ट्री में जिस तरह से एविडेंस मिलते जाते हैं उस तरह से हिस्ट्री का स्वरूप जो है वो बदलता जाता है। और जब इन्होंने इन सब चीजों को कहा तो लोगों, बाकी के जो हिस्टोरियन थे, उनको इनकी बातें अच्छी लगी, इनकी फिलॉसफी अच्छी लगी और सब लोगों ने इनकी बातों को माना। और इन्होंने आगे चलकर एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने अपनी फिलॉसफी को पब्लिश किया। उस बुक का नाम था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। इस बुक, एक और बुक थी इनकी जिसका नाम था रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन। मतलब इनकी दो बुक है, एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस और दूसरा है रीजन इन हिस्ट्री, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनकी थियरी जो है, इनका जो कहना था हिस्ट्री को सर्च करने के बारे में, वो हम जान सकते हैं। अब नॉर्मल लैंग्वेज में इनकी बातों को समझा जाए तो इनका कहना था कि हिस्ट्री जो है वो लॉजिकल मैनर में हम उसे प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हिस्ट्री को की टाइमलाइन दिखाना जरूरी है क्योंकि अगर हिस्ट्री की टाइमलाइन दिखेगी तभी हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री की प्रोग्रेस किस तरह से हुई। साथ ही साथ इनका यह भी कहना था कि हिस्ट्री में जिस तरह से एविडेंस मिलते जाते हैं उस तरह से हिस्ट्री क्या होती है, चेंज होती जाती है। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने इनकी बातों को माना। और इनका एक बात और कहना था कि हिस्ट्री को अगर इमेजिनरी वे से प्रूव किया जाए तो वो साइंस से भिन्न नहीं हो सकती, बल्कि वो साइंस से रिलेटेड ही होगी। मतलब जिस तरह से हम साइंस के थ्रू हिस्ट्री को प्रूव करते हैं उसी तरह से इमेजिनरी वे में भी हम हिस्ट्री को प्रूव कर सकते हैं। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो इमेजिन करके साइंस हिस्ट्री बताया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि अगर आगे चलकर कोई और फिलोसफर आ गया, कोई और स्कॉलर आ गया, उसने उसके बारे में अच्छी थियरी दे दी तो वो हिस्ट्री चेंज हो जाती थी। तो हिस्ट्री उसी तरह से अगर साइंस के वे पे प्रूफ की जाती है तो भी चेंज होती है। समझिए कि अभी मुझे एविडेंस मिला कुछ, उसको मैंने साइंस के थ्रू प्रूफ कर दिया, लेकिन आगे चलकर उसी से रिलेटेड कुछ और एविडेंस मिल गया तो हमारी हिस्ट्री क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यही हेगल का कहना था। नाउ नेक्स्ट, इट इज गुड टू नो दिस। तो चलिए जानते हैं इट इज गुड टू नो दिस क्या है। ये भी हेगल की फिलॉसफी है। अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रेस्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी एविडेंस हैपन इन द टर्म ऑफ टू डायरेक्शन अपोजिट। देखिए, अब हेगल के थ्रू कहना था कि जो कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का मीनिंग दो तरीके से होता है। जैसे हिंदी में कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही हेगल का कहना था। तो देखते हैं, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट एविडेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट। इनका कहना था कि ह्यूमन माइंड जो है वो डायरेक्ट सच्चाई को नहीं समझता, पहले वो उसके अपोजिट चीज को समझता है, बाद में वो ट्रू को समझता है। मतलब कि अगर उसे फॉल्स पता होगा तो ही वो ट्रू को समझेगा। ऐसा हेगल का मानना था कि ह्यूमन माइंड इसी तरह से समझता है। ह्यूमन माइंड पहले गलत चीजों पे जल्दी जाता है और अच्छी चीजों पर बाद में आता है। मतलब जो गलत चीजें हो जाती हैं तब वो क्या करता है, तब उसे पता चलता है कि जो मैंने किया वो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा करना चाहिए। तो अच्छी चीजें, ऐसा जो करना चाहिए पता चला वो अच्छी चीजें हैं। मतलब गलत करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया वो करना चाहिए था, वो अच्छी चीज थी। ये हेगल का मानना था। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू फॉल्स, गुड बैड एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग वन नीड टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स। अब हेगल के थ्रू ये कहना था कि ये ह्यूमन का नेचर है कि उसे ट्रू और फॉल्स दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ ट्रू बताएंगे तो वो उसे नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आपको ट्रू और फॉल्स दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। सिमिलरली गुड और बैड। अब जैसे कोई राजा है तो किसी राजा के बारे में आप सिर्फ अच्छी चीजें बता रहे हैं तो वो नहीं समझ में आएगा, उसके बारे में कुछ बुरी चीजें, वो कुछ बुरी चीजें भी किया होगा तो वो भी बताना पड़ेगा। यही हेगल का कहना था कि अगर आप गुड चीजें बता रहे तो साथ में उसके बैड चीजें भी बताइए, अगर आप ट्रू चीजें बता रहे तो साथ में उसके फॉल्स चीजें भी बताइए, तो ही ह्यूमन माइंड आपकी थियोरी को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज अ डायलेक्टेड। इस मेथड को ही, ये मेथड पूरी तरह से बेस्ड था किस पे, अपोजिट मैनर्स पे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डायलेक्टिक्स। और डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है, डायलॉग। इन दिस मेथड अ थियरी इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग।
विच इज कॉल्ड एज द थेसिस। अब इसी मैनर में अगर थियरी स्टार्ट होती है तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं थेसिस, और थेसिस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव अजम्पशन। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव अजम्पशन करते हैं। देन अदर थियरी इज प्रपोज्ड विच इज कंट्रेरी टू दिस थेसिस, और उसके बाद इसी थियरी का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड एज द एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब अब हम इसी थियरी का यूज करेंगे और आगे जाएंगे तो इसी की जो अपोजिट थियरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है निगेटिव अजम्पशन। तो जैसे ट्रू फॉल्स था वैसे ही थेसिस और एंटीथेसिस है। थेसिस मतलब पॉजिटिव अजम्पशन, एंटीथेसिस मतलब नेगेटिव अजम्पशन। After a thought logical discussion of the both, a new thesis is proposed which is included a gist of both। यहाँ पर gist का मतलब होता है सार। The thesis and the antithesis, this process of arriving at a new thesis, it's called synthesis। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला सार, तो सार का मतलब क्या होता है कि निष्कर्ष, समरी। तो बता रहा है जब हम थेसिस और एंटीथेसिस का यूज करके नए नए प्रोसेस करेंगे, नई नई खोजें करेंगे तो हमें एक नया चीज निकल कर आएगा थेसिस और एंटीथेसिस का यूज करके, जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस। और सिंथेसिस का मतलब होता है कंक्लूजन, जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। मतलब हम लोग ट्रू फॉल्स दोनों का यूज करते हैं तब हमें पता चलता है कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। उसी तरह से जब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव अजम्पशन करते हैं तब हमें कंक्लूजन मिलता है। मींस जब हम लोग थेसिस और एंटीथेसिस का यूज करते हैं तब हमें जाकर सिंथेसिस मिलता है। मतलब जब हम पॉजिटिव और निगेटिव का अजम्पशन करते हैं तो कंक्लूजन मिलता है। ये हेगल का मानना था। मींस हेगल का कहना था कि हमें दोनों चीजों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, गुड, बैड, ट्रू, फॉल्स। नाउ our next scholar is Leopold von Ranke. His birth year is 1795 and his death year is 1886. So, historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of बर्लिन यूनिवर्सिटी। तो बर्लिन यूनिवर्सिटी में हिस्टोरियोग्राफी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, किसके थ्रू, किसके थॉट से, किसके विचार से, लियोपोल्ड वॉन रेंक। ये भी एक हिस्टोरियन थे। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ अ हिस्टोरिकल रिसर्च। ही पुट एम्फसाइज ऑन द utmost important of information gathering through a original document। अब इनका क्या कहना था, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर जिस पे दिया था, उनका कहना था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो और साथ ही साथ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालो और साथ ही साथ ये भी एग्जामिन करो कि वो जो डॉक्यूमेंट मिला है वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फिर फेक है। He also stated that all type of document associated with a historical evidence need to be examined with greatest care। इनका कहना था कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी जगह रखते हैं, इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट मिले तो उसको ग्रेटेस्ट केयर से एग्जामिन करो, बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिन करो। He believed that with this method, और ये इसी मेथड पे बिलीव करते थे। इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश इन 2 बुक। बता रहा है कि इन्हें ये इमेजिनरी जो नरेटिव लिखा जाता था उसको क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज मतलब उसकी आलोचना करते थे, ये उन्हें नहीं पसंद था। साथ ही साथ इन्होंने 2 बुक लिखी जिसमें इन्होंने अपनी सारे विचार, अपनी सारी थियरी लिखी। इनकी पहली बुक थी द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड दूसरी बुक थी द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स। हिज बर्थ ईयर इज 1880 एंड हिज डेथ ईयर इज 1883। In the latter half of 19th century, a new scholar of thought arose, keeping in view a new thesis formulated by Karl Marx। बता रहा है कि अब 19th सेंचुरी के आधा खत्म होने के बाद एक नए स्कॉलर्स आए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स।
और इन्होंने एक नई थियरी लेकर आए, ये एक नया थेसिस लेकर आए। और थेसिस का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, पॉजिटिव अजम्पशन। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। और इन्होंने हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इनका कहना था कि हिस्ट्री नॉट अ ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग ने इमेजिन किया और थोड़ी बहुत खोज की और उससे रिलेटेड कुछ सोर्स मिल गए तो उसके बारे में हमने पूरा नैरेटिव तैयार कर दिया, ऐसा नहीं है। इनका कहना था कि दिस इज नॉट अ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वाज अबाउट अ लिविंग पीपल। इनका कहना था कि हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से लिविंग पीपल के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। ह्यूमन रिलेशन आर शार्प्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज अ नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। इनका कहना था कि हिस्ट्री जो है पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग पर रिलेटेड होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी उस टाइम पर क्या क्या जरूरतें थी उसके ऊपर रिलेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ उस टाइम का नेचर कैसा था उससे रिलेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ उस टाइम पर वो किन किन चीजों का प्रोडक्शन करते थे, साथ ही साथ उन्हें किन किन चीजों की नीड्स थी, जरूरत थी, इन सब चीजों के बारे में हिस्ट्री में लिखा होना चाहिए। द accessibility of this means to different strata of the society may not be equal. This inequality causes a division of a society into a classes leading to class struggle. बता रहा है कि उस टाइम पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था अनइक्वेलिटी का। अनइक्वेलिटी मतलब छुआछूत चल रहा था, बड़े छोटे ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा था, जो कि उस टाइम पर सोसाइटी में सबसे बड़ा क्लास स्ट्रगल था। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो जो है क्लास स्ट्रगल है। बता रहे हैं कि क्लास स्ट्रगल के बारे में सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर जोर देना चाहिए कि पहले के लोग किस तरह से स्ट्रगल करते थे। As the class that own the mean of production economically exploits the rest of the classes. साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि पहले के लोग जो बड़े होते थे वो क्या करते थे, छोटे लोगों का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते थे, चाहे वो प्रोडक्शन, चाहे वो अनाज उगाने को लेकर हो या फिर चाहे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन हो, किस तरह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। तो इन सब के बारे में हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। द रेस्ट ऑफ द क्लासेस दास कैपिटल अ ट्रीटीज रिटेन बाय हिम इन हिज मोस्ट रेफरेंस बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बता रहा है कि कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल के बारे में एक बुक लिखी है जिसका नाम है दास कैपिटल, और उस दास कैपिटल में उन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में सारी चीजें बताई है और इनकी ये जो बुक है वो वर्ल्ड फेमस है। Next topic is Annales School. At the onset of the 20th century, a new scholar of historiography arose in France, which is known as the Annales School. तो बता रहा है कि 20th century के स्टार्टिंग में, onset का मतलब होता है शुरुआत, 20th century के स्टार्टिंग में एक नई प्रथा चली हिस्टोरियोग्राफी लिखने की। कहाँ पर? फ्रांस में। अरोस का मतलब होता है उठी, और उसी को कहा गया एनालस स्कूल। एनालस स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग, और एनालस स्कूल ने हिस्ट्री लिखने के लिए एक नया डायरेक्शन दिया। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट, किंग्स, ग्रेट्स, लीडर एंड अकॉर्डिंगली politics, diplomacy and war, but also about a climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division and their collective psychology, etc. In the historical time, the Annales School was started by a French historian. तो देखिए क्या बता रहा है, एनालिस स्कूल ने जो हिस्ट्री लिखने का नया वे चालू किया उसमें इसने बताया कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, कूटनीति मतलब एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को गिरा के खुद गद्दी पर बैठना, दिस इज अ डिप्लोमेसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कूटनीति। एंड वॉर्स, वॉर्स मतलब झगड़ा, ये सब नहीं है, बल्कि एनालस स्कूल का ऐसा कहना था कि हिस्ट्री जो है पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर, किंग, ग्रेट लीडर, पॉलिटिकल इवेंट्स, सिर्फ यही सब नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में ये सब भी बताना चाहिए कि पास्ट टाइम के क्लाइमेट्स कैसे होते थे, उस टाइम के लोकल पीपल कैसे होते थे, उस टाइम एग्रीकल्चर कैसे चलता था, उस टाइम ट्रेड कैसा होता था, उस टाइम की टेक्नोलॉजी कैसी थी,
साथ ही साथ उस टाइम पर लोग कम्युनिकेशन कैसे करते थे, साथ ही साथ वहाँ का सोशल डिवीजन कैसा था, मतलब कैसे लोग रहते थे इन अ हिस्टोरिकल टाइम, मतलब पास्ट में। द एनालस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन। और एनालस स्कूल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? फ्रेंच हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा। तो एनालस स्कूल का यही कहना था कि हिस्ट्री जो है सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, राजा महाराजा, उनकी लड़ाइयाँ, उनके पॉलिटिक्स, सिर्फ इसी के बारे में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि पास्ट टाइम में लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग खेती कैसा करते थे, लोग आपस में कनेक्ट कैसे रहते थे, जैसे आज हम फोन से कनेक्ट है, तो उस टाइम पर लोग कैसे कनेक्ट रहते थे, उन सब के बारे में भी हिस्ट्री को क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। नेक्स्ट, feminist historiography. Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. The writings of the Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamental of feminism. She was a French. The feminist historiography emphasized not only the inclusion of a woman in history but also the rethinking of male-dominant perspective of the history. तो देखिए क्या बता रहा है कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है कि महिलाओं की तरफ से हिस्ट्री जो लिखी गई, मतलब महिलाओं के जीवन पर जो जोर देते हुए हिस्ट्री लिखी गई, उसी को हम लोग फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी करते हैं। सिमोन डी बेवर नाम की एक महिला थी जिन्होंने महिलाओं से रिलेटेड क्या किया? हिस्ट्री लिखा। और सिमोन डी बेवर ही एक वो महिला थी जिन्होंने फीमेल को हिस्ट्री में एक स्थान देने के साथ साथ हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में जो हम भारत को पुरुष प्रधान देश मानते थे, उस पर भी लोगों को वापस से सोचने पर मजबूर कर दिया। नाउ नेक्स्ट, it draw historical research to focus in depth on a various aspects of women life such as their employment, their role in trade union, institute, working for their causes, their family life, etc. In these historical writings after 1919, women were portrayed as an independent social class. देखिए अब क्या बता रहा है कि इतना तो हो गया कि लोगों को ये सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि हम भारत को पुरुष प्रधान देश क्यों कहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई नौकरियां, उनसे जुड़े हुए रोजगार, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए ट्रेड यूनियन, उनसे जुड़े हुए इंस्टीट्यूट जो महिलाओं के लिए कार्यरत थे, और साथ ही साथ महिलाओं के पारिवारिक जीवन, इन सब पर वापस से लोगों को विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि क्यों महिलाओं को इतना पीछे रखा जाता है पुरुषों से, क्या कारण है। लोगों को ये सोचने पर इनकी थियोरी ने मजबूर कर दिया। और आगे चलकर 1919 के बाद क्या हुआ कि महिलाओं को एक इंडिपेंडेंट डिवीजन मानकर हिस्ट्री में लिखा जाने लगा, उनसे रिलेटेड हिस्टोरियोग्राफी लिखी जाने लगी। तो देखा जाए तो महिलाओं को हिस्ट्री में जगह देने वाली जो महिला थी वो फ्रांस की एक महिला थी जिसका नाम था सिमोन डी बेवर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज माइकल फोकाल्ट, द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ 20th century। माइकल फोकाल्ट ब्रोथ फोर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी। तो बता रहा है माइकल फोकाल्ट एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। He in his book Archaeology of Knowledge urged that the prevailing practice of arranging historical evidence in a chronological order is not right. इनका कहना था कि इतिहास को कालक्रम में लिखना सही नहीं है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempt to explain various transitions in the past. और इन्होंने एक बात और कही कि आर्कोलॉजी जो है, आर्कोलॉजी मतलब पुरातत्व, पुरानी चीजें, उसका काम सिर्फ सत्य तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उसका काम होता है कि पास्ट में हुए जो परिवर्तन है उसको भी फाइंड करना। परिवर्तन का मतलब होता है ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस का मतलब होता है चेंजेस। Foucault felt that explaining the transition in history is more important. फोकाल्ट का कहना था कि हिस्ट्री में जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। और इन्होंने इस मेथड को क्या कहा? आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, मतलब आर्कोलॉजी का ज्ञान। फोकाल्ट सब्जेक्ट दैट सो फार
acknowledged area by historians such as psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. of a historical analysis. और एक चीज कहा गया कि पहले के जो हिस्टोरियन थे वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस, मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन मतलब जेल होता है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन फोकार्ट ने क्या किया, बाकी सब हिस्टोरियन का ध्यान इन सब चीजों पर खींचा. Thus the scope of a historiography kept continuously expanding. अब हिस्टोरियोग्राफी लिखने की जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, वो धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता गया. राइटिंग ऑफ अ हिस्टोरीज ऑफ अ वेरियस सब्जेक्ट, और हिस्ट्री बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखी जाने लगी, जैसे लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य. उसके बाद आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि जो डिजाइन्स बनाए गए, जो पहले अभी जैसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, उसके बाद ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो दिस इज अ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर के ऊपर भी क्या किया जाता है, इतिहास लिखा जाता है. उसके बाद स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्ति, मूर्ति के ऊपर भी इतिहास लिखा जाता है. ड्राइंग, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविजन, इन सब चीजों पर क्या किया जाने लगा, हिस्ट्री लिखा जाने लगा. तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 और हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.